Jai Hind future officers, this is Siddharth and I welcome you to the DTL, your one-stop solution for all your defense inquiries and knowledge. तो आज का टॉपिक है बच्चों एरो इंडिया 2025। तो एरो इंडिया के बारे में बात करें तो एरो इंडिया सबसे पहले कब हुआ था? 1996 में हुआ था और जो ये 2025 में जो हो रहा है वो 25th एडिशन है। अब इसको हम करवाते क्यों हैं? इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करके इसको क्यों करवाती है? क्यों? बिकॉज ये एक तरीके का डिफेंस और एरोस्पेस एग्जीबिशन है। इसमें फॉरेन वेंडर्स रहते हैं, हमारे नेशनल वेंडर्स रहते हैं, एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, चाहे वो एविएशन की हो, चाहे वो आर्टिलरी की हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके के हेलीकॉप्टर्स हो। एक दूसरे को अपनी डिफेंस की नीड्स दिखाई जाती है और अपने प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाते हैं। इसीलिए एरो इंडिया हर 2 साल में बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस में आयोजित किया जाता है और इस बार भी ये हो रहा है। और इस बार थोड़ा बज ज्यादा है क्योंकि इस बार बहुत सारी डील्स साइन होने के चांसेस हैं। क्योंकि बच्चों ये मैंने इसलिए लिखा है एयरक्राफ्ट का सर्कस, बिकॉज पिछले 2 बार से जो एरो इंडिया हो रहा है उसमें से कोई भी डील बाहर निकल करके नहीं आई थी। छोटी मोटी डील्स को छोड़ दीजिए, लेकिन हम हमेशा उस डील पे हमारी निगाहें होती हैं जो बहुत बड़ी डील होती है। और इंडियन एयरफोर्स को आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी डील्स की जरूरत है। हमारे जो एयरफोर्स है वो जितने स्क्वाड्रन्स होने चाहिए उतने स्क्वाड्रन से वो फ्लाई नहीं कर पा रही है। हमारे पास एयर टू एयर जो रिफ्यूलर्स होते हैं उसकी भी कमी है। हमारे पास मीडियम रोल का जो कार्गो एयरक्राफ्ट होना चाहिए उसकी भी कमी चल रही है। तो हमें इंडियन एयरफोर्स एक बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रही है, राइट। तो पिछले 10 सालों में राफेल को छोड़ करके और C295 को छोड़ करके कोई भी डील अच्छी नहीं हुई है, राइट। तो एयरफोर्स काफी ज्यादा इस बार सोफिस्टिकेटली इसको देख रही है और इसको ऑब्जर्व कर रही है, राइट। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि 2025 में क्या कोई डील साइन होगी। तो इसी बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी डील हमारे प्लेट पे रखी हुई है। पहली डील है F-35 लाइटनिंग्स यूएसए का और Su-57 टैलेंट जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने स्क्वाड्रन्स को बढ़ाने की, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के दोनों 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और चाइना तो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ पहुंच चुका है। तो कल मैंने वीडियो बनाया था बच्चों इन दोनों को कंपैरिजन वीडियो कि इंडिया को कौन सा लेना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इंडिया अगर F-35 खरीदता है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट है, हमें बहुत अच्छे भाव में मिल जाएगा अगर अच्छी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है ना। हमें इसके साथ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की सुविधा भी मिल जाएगी और जो इसको बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो हमें 1.5 से 2 साल के अंदर कम से कम 36 एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लाइन बहुत अच्छी है और ये हर मामले में इंडियन एयर फोर्स के लिए एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि हम अब रशिया पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। बिकॉज जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात आती है तो हमारा मुकाबला किससे होगा? चाइना से होगा, जो अपनी टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा चुका है। लेकिन चाइना के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि उसके कोई भी एयरक्राफ्ट वॉर में यूज नहीं हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो एयरक्राफ्ट है वो वीडियो गेम टाइप के हैं, राइट। जो दिखाते तो हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन एक एयरक्राफ्ट की रियल जो प्रूवेबिलिटी होती है वो वॉर में होती है, राइट। इसलिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट आपको हमेशा गंदे दिखाई देंगे, हमेशा उनमें दाग वाग लगे रहेंगे, लेकिन जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है वो एकदम चमकते हुए अभी शोरूम से निकले हुए टाइप दिखेंगे, राइट। तो ये एयरक्राफ्ट लेने में हमें ज्यादा एक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। दूसरी बात करते हैं Su-57 की। तो सुखोई के साथ हम बहुत पहले तरीके से Su-30 हम उड़ा रहे हैं। इंडिया इसके प्रोडक्शन में हिस्सेदार भी रहा है और ये हमें सस्ते दामों में देगा। लेकिन प्रॉब्लम है सस्ते के चक्कर में हम कोई बुरी चीज ना ले लें, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो चाइना के अगेंस्ट होंगी और रशिया और चाइना आपस के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो चाइना को ऑलरेडी Su-57 के बारे में और उसके इंजन के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते और इसको इंडिया आने में कितना टाइम लगेगा ये भी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये डील हमें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करनी है कि इसका डील होता है कि नहीं होता है, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। अब बच्चों एक और सरप्राइज विजिट होगी जो Su-57 टैलेंट का एक शॉर्टर वर्जन है, एक सस्ता वर्जन है, जिसको अपन कहते हैं Su-75 चेकमेट। ये भी हमारे एरो शो में आने वाला है और इसकी कोई मेड इन फ्लाइट नहीं हुई है, ये भी रशिया के द्वारा ही बनाया गया है,
ये काफी अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी कोई फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है। क्या सुनने में आ रहा है कि 2028 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और 2030 तक इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो इंडिया अभी 5 साल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वेट नहीं कर सकता है बच्चों, क्योंकि हमें तुरंत का तुरंत 2 से 3 साल के अंदर हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो अभी सिर्फ अमेरिका ही हमें दे सकता है। राइट, ये थोड़ा सस्ता है, इसकी प्रोडक्शन लाइन भी इंडिया में खुल सकती है, लेकिन अभी इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में इतना कुछ बाहर निकल करके नहीं आया है। राइट, तो अगर हम इसको भी लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमको 32 तक का वेट करना पड़ेगा। तो 35 तक तो 2035 तक तो हम आमका को ही रोल आउट कर लेंगे थोड़ा सा जल्दी करके। राइट, तो हमें इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी एयर शो में आने वाला है, जो एक काफी मोड ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो ये बात हो गई बच्चों फाइटर्स की। अब बात करते हैं बच्चों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो 3 हैं। पहला है C-17, फिर है C-130J सुपर हरक्यूलिस और IL-78 और IL-76। अब IL-78 IL-76 इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट चॉइस है, लेकिन क्योंकि रशिया में वॉर चल रहा है तो हम उनको ऑर्डर्स नहीं दे सकते, हमें तुरंत के तुरंत चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट चॉइस है बच्चों वो है एयरबस A330 MRTT। इसको हम ऑलरेडी 3-4 बार पसंद कर चुके हैं। 2006 से इसके लिए बात चल रही है, बार बार डील साइन हो जाती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको ड्रॉप कर देती है। क्यों? क्योंकि कुछ लेम से उदाहरण देती है, एग्जाम्पल देती है। हम बार बार ये गलती करते हैं कि हम इतने अच्छे एयरक्राफ्ट को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं महंगा बहुत है, तो भैया मूंगफली खरीदने निकले हो क्या? इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है, इतनी कैपेबिलिटी है इसकी, तो भैया महंगा तो होगा। अच्छी चीज के लिए दे दो भैया पैसे, ठीक है? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो यार ये एयरक्राफ्ट अगर अपन 6 भी खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है टैंकर की, एयर टू एयर रिफ्यूल की, वो केवल 6 एयरक्राफ्ट की है। हमें 6 एयरक्राफ्ट अगर हम MRTT ले लें तो हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हम सारे अपने एयरक्राफ्ट को मिड एयर पे रिफ्यूल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2016 में भी हम IL-78 और इसके बीच में चूज करना था, एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म पसंद आया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस डील को ही ड्रॉप कर दिया और हम इसको नहीं खरीद पाए। तो वापस से नेगोशिएशंस वापस से एक बार टेबल में आ गई है और इसके पूरे चांसेस हैं कि मोदी गवर्नमेंट विल गो विथ एयरबस A330 MRT, क्योंकि ये एक मिड रिफ्यूलर भी है और इसमें साथ में हम कार्गो भी ले जा सकते हैं, ट्रूप्स भी ले जा सकते हैं। 300 ट्रूप्स एक साथ जा सकते हैं इसमें, और इसकी जो कार्गो, जो इसकी इनहेंसमेंट फैसिलिटी है वो करीबन 35 टन के अराउंड है। 35 नहीं बच्चों, 45 टन के अकॉर्डिंग है। तो 45 टन हमारे नीड के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। अब जाना तो हमको चाहिए C-17 ग्लोब मास्टर पे, लेकिन यूएस ने C-17 ग्लोब मास्टर को अब प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। राइट, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। तो दिस इज द बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये यूरोपियन कंपनी है और थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन पाई का आपको प्रॉफिट देगी। अब इसका कॉम्पिटिटर कौन है बच्चों? तो इसी कंपनी का कॉम्पिटिटर है एयरबस A400 एटलस, जो इसके इंजन है वो टर्बो प्रॉप इंजन है। राइट, लेकिन इसके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा महंगा है और कई सारे देश इसको यूज करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। राइट, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है और जो इसकी कैपेसिटी है वो भी 45 टन के अराउंड ही है। लेकिन हम इसको 2-3 बार इसको अपन ने टॉक की, लेकिन हर बार इसके महंगे होने के कारण इसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसका छोटा भाई खरीदा है C-295, तो वो डील बहुत अच्छी थी और वो एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छा था। तो इंडियन एयरफोर्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच भी रहे हैं, क्योंकि ये जर्मनी की एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाता है, सिंगापुर की एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ब्राजील की एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है, अमेरिका में तो ये है ही। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल करके आ सकता है। अब देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से जो डील्स होंगी वो साइन होंगी। अब बात करते हैं बच्चों एक और एयरक्राफ्ट की, जो है एम्बैरर C-390 मिलेनियम। इसके लिए भी बातें चल रही हैं, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा, इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारे अकॉर्डिंगली थोड़ी कम है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है बच्चों वो बहुत एक टर्बोजेट की है, और लेकिन इसमें जो वजन अपन ले जा सकते हैं वो थोड़ा सा कम है, करीबन अराउंड
22 टन से 25 टन के बीच में इसमें वजन अपन ले जा सकते हैं, राइट। तो 26 टन 25 टन अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पास तो ऑलरेडी C130 हरक्यूलिस है, तो हम क्यों इसको खरीदना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ब्राजील चाहता है कि हम इसके लिए बात करें और इसको साइन करें, लेकिन मेरे हिसाब से इसके डील होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब बात आ जाती है बच्चों, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है C130J सुपर हरक्यूलिस, इसमें अपन अराउंड 18 से 20 टन ले जा सकते हैं, तो ये एक मीडियम ट्रांसपोर्ट कार्गो के लिए बहुत अच्छा है और हम इसको वापस से रिपीट कर सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स चाहती है कि हम थोड़ा सा हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लें, जिससे हमारी कार्गो की नीड्स भी पूरी हो जाए, वो मिड एयर रिफ्यूलर भी हो जाए और सारी की सारी चीजें भी हो जा सके। तो अगर अपन को टैंकर लेना है बच्चों तो हमें MRTT पे जाना चाहिए A330, या और अगर हमें मीडियम कार्गो पे जाना है तो हमें या फिर एटलस लेना चाहिए या फिर हमें वापस से C130J सुपर हरक्यूलिस को रिपीट करना चाहिए। तो ये डील्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये बाहर निकल के आएंगी। अब बात करते हैं बच्चों, एक और कंपनी आ रही है जो स्पेन की कंपनी है जिसका नाम है अल्फा। ये इंडिया के कुछ कंपनीज के साथ मिलकर के यहां पे अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान कर रही है। तो ये भी अपने कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रिस्पॉन्स ड्रोन्स जो भी हेली ड्रोन्स हैं उनको लेकर के आएगी और यहां की कंपनीज के साथ बातचीत करेगी और देखेंगे कि डिफेंस में इसका क्या निकल करके बाहर आने वाला है, राइट। तो ये डील भी बहुत अच्छी हो सकती है और अगर ये डील साइन हो गई तो हमें टेक्नोलॉजिकली हम एक ऐसे ड्रोन्स बना पाएंगे, ऐसे हेलीकॉप्टर्स बना पाएंगे जो UAV के जैसे ही काम करेंगे और छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए, छोटे मोटे अटैक ऑपरेशंस करने के लिए और माओसिस्ट ऑपरेशंस करने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से यूज किए जा सकेंगे। ठीक है बच्चों, और छोटी मोटी डील साइन होंगी, जैसे सुनने में आया कि 75,000 या से 80,000 करोड़ तक की डील साइन हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन पे भी अपन बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो इस बार का एरो इंडिया अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए, और इस बार का जो एरो इंडिया है वो बहुत मायनों में सिग्निफिकेंट हो सकता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और सारी की सारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, जो इंडिया को बहुत ही अच्छा और पोटेंशियल बायर समझती हैं। आई होप आपको एरो इंडिया समझ में आया होगा और हम पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे, ठीक है, और कोई ना कोई डील साइन जरूर करेंगे। चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए DTL के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।